एक साधारण जीवन जी रही एक लड़की को लगता है कि वो मरने वाली है। वो एक अपराधी है और उसे राजकुमार के सामने पेश किया जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्तों साजी और कॉलिन के साथ रहती है। वे गरीब हैं और महामारी के बाद से संघर्ष कर रहे हैं। कॉलिन बीमार पड़ जाता है और साजी पैसे की कमी के कारण उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाता। नीना को लगता है कि वो एक दिन अपनी जिंदगी बदल देगी। वो चोरी करती पकड़ी जाती है और उसे एक अजनबी व्यक्ति ले जाता है। साजी उसे बेच देता है। वो डरती है और रोती है। आदमी उसकी आंखों की सुंदरता से प्रभावित होता है। वो उसे नए कपड़े पहनाता है और उसे राजकुमारी अलिसा के रूप में पेश करने की योजना बनाता है। नीना को महल ले जाया जाता है और उसे राजकुमारी बनना सिखाया जाता है। वो राजकुमार अजूर से मिलेगी और उसे शिक्षा दी जाएगी। वो डरती है लेकिन सहमत हो जाती है। नीना महल में रहने लगती है। वो महल की सुंदरता से प्रभावित होती है लेकिन साथ ही असहज भी महसूस करती है। अजूर उसे पढ़ाता है और उसकी देखभाल करता है। नीना को राजा से मिलना होता है। उसे नृत्य करना चाहिए लेकिन वो घबरा जाती है। अजूर उसे बचाता है। राजरानी क्रोधित हो जाती है और नीना को डांटती है। नीना गलती से रानी पर पानी छिड़क देती है। रानी क्रोधित हो जाती है लेकिन अजूर उसे बचाता है। अजूर नीना की प्रशंसा करता है और उसे पुरस्कार देने का वादा करता है। सितारों का त्योहार हर गर्मियों में मनाया जाता है। लोग तारों के देवता का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। घर के बाहर लालटेन जलाई जाती है, हर एक के लिए एक, क्योंकि हर लालटेन एक इच्छा पूरी करने के लिए होती है। महल में एक दासी कहती है कि राजकुमारी अलिसा का सिर दर्द कर रहा है, इसलिए वो आराम कर रही है। दूसरी दासी कहती है कि दरवाजा बंद कर दो ताकि वो भाग न जाए। लेकिन यहाँ नीना खिड़की से भाग रही है और वो दूर से बहुत नाराज है। नीचे आते समय एक छोटा बच्चा उसे देखता है और कहता है, चोर चोर। फिर वो कहता है, अरे बड़ी बहन। नीना कूदती है और कहती है, तुम कौन हो? वो छोटा बच्चा कहता है, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं फोतना का पहला राजकुमार हूँ, मूलम सिद्ध फोतना। नीना कहती है, ये छोटा लड़का पहला राजकुमार है लेकिन वो गोल्डी से बहुत छोटा है। मूलम कहता है, तुम बहुत अजीब बड़ी बहन हो, मैंने सोचा था कि तुम जुड़वा हो। अगर तुम्हारी आंखें नीली नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम राजकुमारी अलिसा हो। मैं तुम्हें जहाँ जाना चाहो ले जाऊंगा, अगले राजा के रूप में। मुझे पता है कि सभी चीजें कहाँ हैं। नीना कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसका उपयोग मैं उस सुनहरी आंखों वाले राजकुमार के खिलाफ कर सकूं। अजूर एक जगह पर प्रशिक्षण ले रहा था। यह देखकर मूलम कहता है, मेरा भाई मुझे बचाने के लिए बहुत शक्तिशाली है। एक सिपाही दूसरे से पूछता है, राजकुमार मूलम कहाँ है? दूसरा सिपाही कहता है कि वो फिर से बीमार है। पहला कहता है कि उसे तलवार चलाना पसंद नहीं है, वो राजकुमार अजूत जैसा नहीं है। मूलम कहता है कि एक राजा को किसी की जरूरत नहीं है। अचानक नीना रुक जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। यहाँ कोई नहीं है। नीना कहती है, शायद यह मेरा भीम है। वह कमरे में आती है। मूलम कहता है, तुम कैसे खुद को राजकुमारी कह सकती हो? नीना कहती है, यह एक पूरी तरह से अलग देश है। समय बिताने वाला गोल्डी कैसा महसूस करेगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कहता है। नीना उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने अपने भाई की बात नहीं मानी। अचानक ढक्कन टूट जाता है और मूलम गिरने लगता है। नीना भी उसे पकड़ने की कोशिश में गिर जाती है। वो मूलम को पकड़कर बैठ जाती है ताकि उसे ठंड न लगे। मैं आपकी मदद करूंगा, महिला कहती है। शायद मैं किसी काम की नहीं आऊंगी। नीना कहती है, तुम क्या कह रही हो? तुम एक राजकुमार हो। महिला कहती है, मेरी माँ ऐसा कहती है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि मेरे भाई को राजकुमार होना चाहिए। ये सुनकर नीना सोचती है कि राजकुमार होना इतना मुश्किल है। वो पूछती है, तुम अपने भाई से प्यार करते हो, है ना? तुम उसे महान मानते हो। मुझे पता है कि तुम एक महान और दयालु राजा बनोगे। मूलम कहता है, मेरे भाई को बुरा नहीं लगेगा, है ना? नीना कहती है, अगर ऐसा होता है तो हम उसे धमकाएंगे और उसका फायदा उठाएंगे। मूलम कहता है, तुम बहुत खतरनाक हो बड़ी बहन। नीना कहती है, वैसे क्या यहाँ पानी बढ़ रहा है? मूलम कहता है, असंभव, ये जगह बहुत समय पहले सूख गई थी। दोनों डर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं और कहता है, मेरे कंधे को मजबूती से पकड़ो, पानी बहुत ठंडा होगा। मूलम की मदद करने के लिए धन्यवाद। नीना खुद कहती है, वो तीन, मेरा नाम और वो जगह मुझसे छीन ली गई और मैं नीली आंखों वाली राजकुमारी के बदले में जीने लगी। लेकिन उन तीनों को मेरे नाम से पुकारा जाता था। मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसे मेरी जरूरत है। आज नीना घुड़सवारी सीख रही थी। एक कर्मचारी डिटास कहता है, उसने बहुत मुश्किल चीजें इतनी आसानी से सीख ली। अजूर कहता है, हाँ, जब वो नहीं सोचती है तो वो बहुत जल्दी सीख लेती है। नीना उतर कर कहती है, घोड़े मजेदार हैं, मैं बाहर भी सवारी करना चाहती हूँ।
और क्या तुम अभी अभी मेरी बुराई कर रहे थे? अजूर कहता है, तुम्हारा काम सब कुछ सुनता है, तुम बाहर नहीं जा सकते, ये खतरनाक हो सकता है। नीना पूछती है, क्या उस दिन तुम्हारे साथ जो हुआ था उसका मतलब ये है? वो उस घटना को याद करती है और मन ही मन कहती है, क्या वो हमला कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि उसे सिंहासन मिलेगा? वो कहता है, मैंने तुम्हें इसे भूल जाने के लिए कहा था, अब सब खत्म हो गया है। नीना कहती है, क्या सब कुछ सच में खत्म हो गया है? वो उससे पूछती है कि टाइटस कहाँ है? वो कहता है, घोड़ों को वापस लाने के लिए। नीना कहती है, ठीक है। फिर वो चारों ओर देखती है और धीरे से उससे कहती है, मैं यहाँ नहीं हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नीना फिर से कहती है, यहाँ कोई नहीं है। ये सुनकर नीना खुशी से हाँ कहती है और कहती है, ये हमारा छोटा सा राज्य है। अजूर पूछता है, क्या तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारने से तुम इतनी खुश हो जाती हो? नीना हाँ कहती है। वो मन ही मन कहती है, अच्छा लगता है कि यहाँ कोई है जो मेरा असली। ये अजीब है। महल में नीना धागे से बनी हुई किसी चीज को पकड़ लेती है और पूछती है कि यह क्या है? तासी कहती है, इसे फीता कहते हैं। वो दरबार की महिलाओं में प्रसिद्ध है। ये दक्षिण से आई हुई एक रक्षा सूत्र है। दरबार की महिलाएं इसे उन्हीं लोगों को देती है जिनसे वो प्यार करती है। प्यार शब्द सुनकर नीना को अजूर याद आ जाता है। वो मन ही मन कहती है, नहीं नहीं, वो मुझे सिर्फ मेरे नाम से पुकारता है, वो ऐसा नहीं है। उसके व्यवहार को देखकर दूसरी दासी कहती है, क्या हुआ है? नीना कहती है, वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। शादी के बारे में सोचकर वो फिर उदास हो जाती है। दासी दूसरी दासी से कहती है, हमें राजकुमार अजूर को बताना होगा। ये जानने के बाद अजूर उसे लंबे समय तक घुड़सवारी के लिए बुलाता है। नीना इसके लिए बहुत उत्साहित हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसे अपनी बाइक से छेड़ा गया है। नीना उसे बुलाती है और वो कहता है, मुझे अभी भी तुम्हें अकेले सवारी करने देने में डर लगता है, इसलिए हम साथ में सवारी करेंगे। वो डिट्टिस से कहता है, डिट्टिस, हम तुम्हारा घोड़ा लेंगे, तुम राजकुमारी का घोड़ा ले लो। घुड़सवारी करते हुए नीना पूछती है, क्या वो खास है? अजूर कहता है, वो मेरे दादाजी हैं, वो इस देश की सफलता का कारण है। सच कहूँ तो वो वर्तमान राजा से ज्यादा खास हैं। जब मैं 4 साल का था तब उन्होंने मुझे 10 साल तक हर तरह की चीजें सिखाई थी। मुझे कुछ चीजें पसंद नहीं थी, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ। नीना कहती है, ये पहली बार है कि अज ने अपने बारे में बताया। शायद उसके परदादा उसके लिए खास हैं। मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। क्या वो मेरे लिए खास है? हाँ, वो मेरे लिए खास है। जब वो लौटता है तो वो एक फीता बनाता है और चुपचाप जाकर ड्रैगन को देता है। वो बाहर से देखता है कि ड्रैगन डिटास से बात कर रहा है। डिटास कहता है, मुझे तुम्हारे घोड़े के जिन पर एक निशान मिला है। अगर तुम घोड़ा चलाते तो ये खतरनाक हो सकता था। ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। हम पिछले राजा से मदद मांग सकते हैं। अजूर कहता है, कोई जरूरत नहीं है, अगर ये देश के लिए है तो मैं मरना पसंद करूंगा। आखिरकार मैं उसी सितारे के नीचे पैदा हुआ था। ये सुनकर नीना बहुत दुखी होती है। वो अंदर आती है और कहती है, अज, मुझे लगता है कि तुम्हें मरने की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम अपने आप को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? अजूर कहता है, मेरे जीवन का मूल्य आप जितना सोचते हैं उससे कहीं कम है। नीना कहती है, ये संभव नहीं है। उसे रोते हुए देखकर अजूर कहता है, तुम बस अपना नाटक जारी रखो नीना। नीना गुस्से में फीता फेंक देती है और कहती है, जब हम अकेले न हो तो मुझे फोन न करें। वो यहाँ से चली जाती है। इसे देखकर अजूर सब कुछ समझ जाता है। नीना कालगर से आए चमकदार तोपों को देखकर हैरान रह गई। उसने एक बॉक्स में रखे हुए शतरंज के मोहरे देखे जो बहुत ही कीमती लग रहे थे। नौकरानी ने उसे एक दुपट्टा दिया और कहा, तुम दुल्हन जैसी लग रही हो। अजूर आया और बोला, इन तोपों को मत छुओ, हमें इन्हें वापस करना है। नौकरानी के घर से निकलने के बाद जब नीना ने अजूर का चेहरा देखा तो उसे चुंबन की याद आ गई, लेकिन उसका निर्णय नहीं हो रहा था। नीना ने शर्माते हुए कहा, मुझे पता है। अजूर ने उससे कहा, ये काला कपड़ा मत पहनो। उसने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारा रंग इस पिता की तरह नीला है, तुम प्यारी लगती हो। ये सुनकर नीना बहुत शर्मा गई और धन्यवाद कहा। अजूर हंसा और बोला, तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो नीना? नीना ने कहा, जब दूसरे लोग हों तो मुझे मत बुलाओ। मैंने तुम्हारी शादी रोकने के लिए कलकत्ता में एक संदेशवाहक भेजा है। नीना ने कहा, मुझे लगा कि यह असंभव है। अजूर ने कहा, यह असंभव है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें हमेशा यही रहना होगा। नीना ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि मैं हमेशा अजूर के साथ रह सकती हूँ। मैं बहुत खुश रहूंगी। और नीना ने उसे पीछे से पकड़ लिया। इसके बाद नीना ने मन ही मन कहा कि अभी भी एक समस्या है जो हल नहीं हुई है। हमें अभी भी पता नहीं है कि ओजे को मारने की कोशिश कौन कर रहा है। उसे याद आया कि उसके दादा ने कहा था कि अली शाही अजूर को बचा सकते हैं। नीना समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करना है।
लेकिन वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई। पुजारी ने उससे कहा, ये तुम्हें शोभा नहीं देता बड़ी बहन। ये सुनकर नीना अपने गाल खींचने लगी। स्त्री ने कहा, तुम्हें उपहार में क्या क्या मिला है? नीना ने कहा, कपड़े, गहने और एक पक्षी। अरे हाँ, और बहुत महंगा शतरंज। स्त्री ने कहा, मैं इसे देखना चाहूंगी। नीना ने कहा, क्या उन्हें लगता है कि मुझे यह उपहार पसंद आएगा? रानी आई और बोली, तुम अज्ञानी लड़की हो, मुझे नहीं पता कि तुम उन तोपों के बदले में शादी कर रही हो। वो रानी के पास आया और बोला, माँ मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद रानी ने नीना से पूछा, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी? नीना ने कहा, मैं सीधे आपसे पूछूंगी, आप अजूर के साथ क्या करना चाहती हैं? मंदिर का राजा बनने के बाद क्या अजूर उसके लिए एक अच्छा सलाहकार नहीं बनेगा? रानी ने कहा, हाँ मुझे पता है, उसके साथ रहकर मंदिर को मदद मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं कि हमें उसकी जरूरत है। कोई भी उसे राजा बनने का प्रस्ताव नहीं देगा। रानी अजूर को मारना नहीं चाहती। ऐसा नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है। इसलिए नीना ने उससे उसके नौकर के बारे में पूछा। रानी ने कहा, मैंने उसे तारों के समय से नहीं देखा है। उसका नाम भगवान बोग है। वो मेरे साथ था, लेकिन वो वास्तव में राजा के कुत्तों में से एक है। इस समय राजा नीना के पास आया और पहुंचा। नीना ने भी उस आदमी के बारे में उससे पूछा। राजा ने कहा, वो कुछ दिनों से गायब है। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? नीना ने कहा, कुछ नहीं। उसने मन ही मन कहा, शायद राजा ही है जो अद से छुटकारा पाना चाहता है। अगर यह स्वयं राजा कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। राजा ने पूछा, मैंने सुना है कि तुम मेरे दादा से मिलने गए थे, तुमने ऐसा क्यों किया? नीना इस सवाल को सुनकर समझती है कि राजा उसे एक अजनबी समझ रहा है। फिर वो सोचती है, शांत रहो, मतलब उसे अभी तक यकीन नहीं है। अगर राजा कहता है तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा जिसके माध्यम से तुम मुझे अपना रहस्य बता सकते हो। सच तो ये है कि अजूर असली राजकुमार के बदले में है जिसकी मौत बचपन में ही हो गई थी। उस दिन मेरा जन्मदिन का जश्न था, मैं भी खुश थी। हम देखते हैं कि असली राजकुमार अजूर शतरंज के बीजों से खेल रहे थे। जब वो इस गंदे हाथ से राजा को छूने आता है, राजा उसे गुस्से में फेंक देता है। एक तेज टक्कर के कारण राजकुमार अजूर बुरी तरह घायल हो गया और उसकी मृत्यु के बाद राजा ने उसके स्थान पर किसी और को रखा ताकि वो अपने अपराध को छिपा सके और उसका जन्मदिन बर्बाद न हो। तब उसके दादा ने उसे बताया, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? लेकिन घमंडी राजा मन ही मन कहता है, अगर मैं मूर्ख हूँ तो सब मूर्ख हैं। राजा ने क्या किया, वो भी एक विदेशी बच्चे के लिए? राजा कहता है, तुम भी वही चेहरा बना रही हो जो उस दिन दूसरों ने बनाया था। बच्चे सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनमें तुम्हारा खून है, वे देश के अलावा और कुछ नहीं है। राजा ने कहा, हाँ मुझे पता है। नीना ने पूछा, तो क्यों? राजा ने कहा, क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ। शाही रक्त न होने के बावजूद वो इस देश की परवाह करता है और इस देश की स्वतंत्र रूप से सेवा करता है। वो उससे कहीं अधिक है और मुझे इससे घृणा होती है। हर कोई उस पर भरोसा करता है। मेरे दादा भी उसकी प्रशंसा करते हैं। मेरी तुलना ऐसे ढोंगी से क्यों की जा रही है? मैं राजा हूँ, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। एक प्यादा हमेशा प्यादे की तरह ही होना चाहिए। ये देश मेरा शतरंज का झंडा है, इस पर मेरा शासन होना चाहिए। नीना समझती है कि राजा केवल अपने ही मनोरंजन की परवाह करता है और कुछ नहीं। राजा उसके करीब आता है और कहता है, मैं अभी तुम्हारे मुंह से वो शब्द सुनना चाहता हूँ। मैं एक गरीब औरत हूँ जिसे अजूर यहाँ लाया था। मुझे याद है कि एलिसा ही है जो विस्फोट के भाग्य को नियंत्रित करती है। वो मन ही मन कहती है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे हमेशा नीना कहे, लेकिन मैं अज के साथ नहीं रह सकती। मैं उसे खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं एलिसा बनूंगी। वो पूरे विश्वास के साथ कहती है, ऐसा लगता है कि आपको गलत खबर मिली है। मैं एलिसा हूँ। अगर आपको अभी भी संदेह है तो आगे बढ़े और मेरी परीक्षा ले। मैं एलिसा हूँ, सितारों की देवी। वास्तिया कलकत्ता का पश्चिमी प्रदेश है। यही भविष्य के राजा और प्रथम राजकुमार का महल स्थित है। इस राजकुमार ने 3 युद्ध लड़े और 2 देशों को जीता, जिसके कारण इसे युद्ध देवता की उपाधि मिली। यहाँ हम देखते हैं कि कोई बंदूक चला रहा है। ये कलकत्ता का खतरनाक राजकुमार है जिसने अभी अभी एक राजकुमारी को मार डाला क्योंकि वो उस पर चाकू से हमला करने वाली थी। बिस्तर पर लेटी अन्य राजकुमारी रोती है और उस राजकुमारी का नाम लेती है, राजकुमारी अलीजा। ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत डरे हुए हैं। महल की एक दासी आती है और राजकुमार को तैयार करती है। एक दरबारी महिला कहती है, राजकुमारी आज फोर्टना से आ रही है। तैयार होकर राजकुमार पूछता है, कौन? सुबह दरबार के लोग उससे पूछते हैं, राजकुमार आपने अपनी राजकुमारी अलीजा के साथ क्या करने का सोचा है? उनका देश जवाब मांगेगा। राजकुमार कहता है, उसने मुझे मारने की हिम्मत की। वो एक कमरे में आता है और कहता है, नीना। जैसे ही वो ये कहता है, एक पक्षी उसके पास आता है और गिर जाता है। राजकुमार सिद्ध कहता है, तुम ही एकमात्र हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। मेरे पक्षी, क्या फोर्टना का ये नीला पक्षी मेरे लिए एक सुंदर गीत गाएगा?
नीना बहुत क्रोधित है क्योंकि वो सुबह से ही इंतजार कर रही थी, लेकिन राजकुमार उससे मिलने नहीं आया। एक लड़की हिकामी उसके साथ आती है और उसे शांत करती है। उसके दादा ने उसे फोर्टना से यहाँ उसकी सेवा के लिए भेजा था। कलकत्ता में इन दासियों को देखकर नीना उससे पूछती है कि वो राजकुमार से कब मिल पाएगी, लेकिन दासी उसकी अनदेखी करती है। एक दासी कहती है कि आपकी शादी 6 महीने बाद होगी, तब तक आप जो चाहे कर सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, आप आराम से महल में घूम सकते हैं। वो राजकुमार को देख भी नहीं रही है, इसलिए वो सभी से बात करने का सोचती है, लेकिन सभी उसकी अनदेखी करते हैं। वो कल्पना करती है कि राजकुमार कैसा होगा, फिर उसे अजूर याद आता है। इस समय वो किसी को उसे बुलाते हुए सुनती है। उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। अचानक राजकुमार का पक्षी आता है और नीना के माथे पर डंक मारता है। सिद्धू फिर से पुकारता है। नीना इसे सुनकर गुस्से से कहती है, तुम क्या चाहते हो? फिर वो अपने चांदी के बालों और लाल आंखों को देखती है और समझ जाती है कि ये राजकुमार सेठ है। वो पक्षी को उड़ाती है और सेठ के पास वापस आती है। सेठ उसे बताता है, तुम्हारी आंखें गहरे नीले रंग की हैं। ऐसा लगता है कि फोर्टना की प्यारी राजकुमारी तुम्हारे बारे में जानना चाहती है। नीना मन ही मन कहती है, तुम कलकत्ता के राजकुमार हो, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वो उसे ये बताने वाली थी कि उसे याद है कि वो उस मिशन में है जो राजकुमार उसे पसंद करता है, इसलिए वो शांति से कहती है, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है राजकुमार सेठ। मैं एलिसा सेठ भूतना हूँ। सेठ कहता है, क्या नीना तुम्हारा बचपन का नाम है? जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम मुड़ गई। ये सुनकर नीना कहती है, हाँ नीना मेरा बचपन का नाम है। सेठ कहता है, इस पक्षी का नाम भी नीना है। तुम्हारी आंखें बिल्कुल वैसी ही नीली हैं। वैसे भी तुम एक अजीब राजकुमारी हो। तुम्हारा माथा लाल हो गया है। मैं यहाँ कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता। कल मैं तुम्हारे लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करूंगा। नीना मन ही मन कहती है, शायद जिस व्यक्ति को मैंने सोचा था वो उससे बेहतर इंसान है। वो रात में आकाश की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, मुझे ऐसा करना होगा ताकि मैं अजूर और बाकी गिरोह को बचा सकूं। सुबह नीना और एक राजकुमारी जिसका नाम मिया है, और वो उन्हें बताता है कि यह फोर्टना की राजकुमारी एलिसा है। आप कलकत्ता के राजा द्वारा चुनी गई एक योग्य दुल्हन हैं। एक साथ आने की कोशिश करें। नीना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राजकुमारी आंसू में कहती है, कृपया हमें अपने देश भेज दे। कलकत्ता के खिलाफ जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सेठ कहता है, तुम इस सभा को बिगाड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मध्य रात्रि में नीना घायल अवस्था में सो रही है। सिद्धा उसके कमरे में आता है और उसके सीने को गौर से देखता है। हिकामी आकर सिद्धा को डांटता है और नीना की चोटों के बारे में बताता है। सिद्धा हिकामी पर गुस्सा करता है। सेठ नीना की उत्पत्ति के बारे में सवाल उठाता है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है। हिकामी बताता है कि नीना एक असाधारण राजकुमारी है, विस्फोट के देवता की दूत। सेठ देवताओं के बारे में अपना मत व्यक्त करता है। सुबह नीना सेठ के तकिए पर थूकती है और उसे सीने में दर्द होता है। वो सेठ से मिलना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि वो अपनी पत्नियों को उनके देश छोड़ने गया है। आना नीना को सेठ के साथ रहने की सावधानी बरतने की सलाह देती है। एक दासी को सजा देने के लिए ले जाया जा रहा है। नीना उसे बचाने के लिए आगे आती है। वो हिकामी से उस गार्ड के खिलाफ योजना बनाने की सलाह मांगती है। नीना सेठ के बारे में सोचती है और उसके नियमों को समझने की कोशिश करती है। नीना और अना अपने कपड़े आपस में बदल लेती हैं। नीना दासी के वेश में खड़ी होकर उस गार्ड का सामना करती है। वो अपनी चतुराई से गार्ड को फंसाती है और सभी को बुलाकर उसे दंडित करवाती है। नीना की बहादुरी से सभी प्रभावित होते हैं। सेठ आता है और नीना को अपनी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपता है। नीना इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती है और सेठ के साथ रहना शुरू करती है। सेठ नीना को कलकत्ता की यात्रा के बारे में बताता है। यात्रा के दौरान नीना का घोड़ा फिसल जाता है और वो जंगल में गिर जाती है। वो घबराई हुई जंगल में भटकती है और अचानक एक आवाज सुनती है। कहानी का अंत एक गोली की आवाज के साथ होता है।